डॉक्टर संजय निषाद जी, वो केवल बीजेपी के साथ हैं और वो गुमराह करने वालों के साथ हैं। लेकिन कहीं न कहीं अगर आरक्षण मिल जाता तो संजय निषाद जी की दुकान बंद हो जाती। लेकिन संजय निषाद ने गुमराह करने का काम किया, निषाद समाज को बेचने का काम किया। चैलेंज करता हूँ कि अगर वो अपनी पार्टी जो बना रखे थे उन्होंने, आज तो पार्टी का अस्तित्व भी नहीं है, वो पूरी तरह से कहा जाए तो भाजपा में विलय हो चुका है। दोस्तों नमस्कार, तूफान पत्रिका के डिजिटल शो में हम आपका स्वागत करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं अमरेंद्र निषाद। अमरेंद्र निषाद किसी पहचान के मोहताज नहीं, समाजवादी पार्टी ने उन्हें पिपराइच से अपना प्रत्याशी बनाया है। अमरेंद्र निषाद स्वर्गीय जमुना निषाद के बेटे हैं। जमुना निषाद के पूर्वांचल की राजनीति में एक बड़ा नाम था। निषादों की बिरादरी में जमुना निषाद की एक अच्छी पैठ थी। अब उन्हीं के बेटे अमरेंद्र निषाद पर समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर भरोसा जताया है। पिपराइच के लिए अमरेंद्र निषाद क्या करेंगे, इन सारे मुद्दों पर हम अमरेंद्र निषाद से सीधे बातचीत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। आप राजनीति में कब आए? देखिए, मैं राजनीति में स्वर्गीय पिताजी के डेथ होने के बाद 2010 में जब उनकी डेथ हुई, उसके बाद मैं राजनीति में उनके जब साथी सहयोगियों ने कहा कि हम सबको संगठित रखने के लिए आपको राजनीति में आना पड़ेगा, और पिताजी के साथी सहयोगियों के कहने पर मैं उनके लोगों के समझाने बुझाने में राजनीति में 2010-11 में सक्रिय हुआ। तब आप क्या कर रहे थे? आप तब पढ़ाई कर रहे थे? उस समय मैं बीबीडी से बीडीएस कर रहा था, थर्ड ईयर था मेरा उस समय 2010 में। काफ़ी वो कठिन परिस्थितियां हुई, फिर आप आए तो कैसे तालमेल बैठाया? देखिए, तालमेल की बात जो है 2007 में मैं बीडीएस ज्वाइन किया था, और तालमेल जहाँ तक बैठाने के बाद है, कुछ चीज़ें ऐसे जेनेटिक टाइप होती हैं, और लगातार हम लोगों ने पिताजी के संघर्षों को बचपन से देखा था, बहुत कम उम्र से पिताजी के और माताजी के संघर्षों को। मुझे याद है कि जब पिताजी ने राजनीति शुरू किया था, 8-10 साल का जब मैं था, बहुत कम संसाधन में, चाहे रात के 12 बज जाए 2 बज जाए, अगर पिताजी के साथ 10-20 लोग भी आ जाते थे तो उस समय सीमित संसाधन में माताजी सबको बिना भोजन की कोई जाने नहीं पाता था, और माताजी ने भी बहुत संघर्ष किया पिताजी को वहाँ तक पहुँचाने में। माताजी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, और आज भी माताजी का योगदान है कि मुझे भी यहाँ तक लाने के लिए पिताजी के आशीर्वाद से और माताजी की देन है कि आज मैं इस मुकाम पर हूँ। एक सबसे बड़ा सवाल जो विपक्षी आरोप लगाते हैं अमित जी, इस चुनाव के लिहाज से पूछना जरूरी है। उनका ये कहना है कि जैसे जमुना निषाद कद्दावर नेता थे, हर जातियों में उनकी पकड़ थी, अमरेंद्र निषाद में वो फुर्ती नहीं दिखती, शिथिलता दिखती है। इस पर आप क्या कहेंगे? जैसे लोगों से कम मिलना जुलना पसंद करते हैं अमरेंद्र निषाद, ये तमाम ऐसे आरोप लगाते हैं विपक्षी, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। विपक्षी तो आरोप लगाने के लिए ही होते हैं, हम भी विपक्षियों पर आरोप लगाते हैं और विपक्षी हमारे ऊपर आरोप लगाएंगे। रहा सवाल मिलना जुलने का, तो हम अपने लोगों से लगातार उनके सुख दुख में शामिल होते रहते हैं। जहाँ जिसकी आवश्यकता होती है वहाँ खड़े होते हैं, चाहे रात हो या दिन हो। ऐसी कोई बात नहीं है। विपक्षी आरोप लगाते हैं, उसका कोई परवाह नहीं है। पिछले चुनाव में भाजपा की लहर के बाद भी आप पिपराइच से बहुत अच्छा वोट पाए थे। उस वोट को बुरा नहीं कहा जाएगा विधानसभा के लिहाज से। इस बार आपको क्या उम्मीद लग रही है? देखिए, पिछली बार 2017 में जो वोट मिला था, वो जनता ने सीधे समाजवादी पार्टी और पिताजी के नाम पर, पिताजी के साथी सहयोगियों के संघर्ष पर वोट मिला था। और इस बार उम्मीद है कि पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी की लहर है, और यहाँ भी लोगों की मंशा है कि जो पिताजी के अधूरे सपने को पूरा करने का संकल्प हमने लिया था, उसे बिना सदन में पहुँचे उस कारवां को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। इसलिए लोगों ने इस बार संकल्प लिया है कि मुझे विधानसभा में भेजकर पिताजी के अधूरे सपनों को पूरा करने की कड़ी को आगे बढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं लोग। राजनीति के लिहाज से एक अगले सवाल पर आते हैं। वो पांचवा और बड़ा सवाल ये है कि इस चुनाव में निषाद बिरादरी का वोट बहुत अहम है। संजय निषाद को अपने लिए आप कहाँ तक खतरा मानते हैं? संजय निषाद और उनके समर्थक दावा करते हैं कि निषाद बिरादरी के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, बिरादरी उन्हीं के कहने पर चलेगी, उन्हीं के कहने पर वोट देगी। इस दावे की क्या हकीकत है? क्या निषाद बिरादरी आपकी तरफ है? सबसे पहले तो मैं बता दूं, डॉक्टर संजय निषाद जी
वो केवल बीजेपी के साथ हैं और वो गुमराह करने वालों के साथ हैं, प्रोपगंडा फैलाने वाले के साथ हैं, तो ये उनका भी विचारधारा कहीं ना कहीं ये प्रोपगंडा वालों के साथ उनका भी विचारधारा बदल चुका है। और रही सवाल निषाद समाज की, तो निषाद समाज इस बार प्रण ले चुका है कि प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, क्योंकि आरक्षण का जो मुद्दा सबसे बड़ा था, आरक्षण के मुद्दे पर हम लोगों ने भी बहुत संघर्ष किया, पिताजी ने संघर्ष किया था। और डॉक्टर संजय जी की जो बात है, सब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, सरकार रहते हुए मैंने लगातार संघर्ष करके आरक्षण के लिए लोगों का सहयोग किया, लेकिन संजय निषाद ने गुमराह करने का काम किया, निषाद समाज को बेचने का काम किया। लेकिन निषाद समाज जाग चुका है, उनके बहकावे में इस बार नहीं आना है उसको, वो समाजवादी पार्टी की सरकार। जैसे निषाद बिरादरी के लिए वो कहते हैं कि हमने बहुत सारे काम किए हैं, आरक्षण दिलवाए हैं, आरक्षण का मामला अभी तक हल नहीं हो पाया है। आरक्षण अभी मिला कहाँ? ये अगर बात होती है कि आरक्षण देना एक सरकार और पॉलिटिकली ये देखा जाए तो एक ये भी कहा जाता है कि उनके दोनों बेटों को और उनके खुद को ज़्यादा राजनीतिक लाभ मिला है, न कि निषादों को लाभ मिला है। देखिए, मैं कह रहा था आरक्षण की बात, आरक्षण देना केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार का काम है। और जो आरक्षण का मामला है, केवल और केवल मझवार जात की जो पर्यायवाची है, इसे बस दर्शा देना कि मझवार जाति की पर्यायवाची निषाद केवट मल्लाद इमर वातम हैं। आरक्षण अलग से नहीं देना, आरक्षण मिला हुआ संविधान में पहले से है। जब केंद्र सरकार भी था, प्रदेश सरकार से माननीय अखिलेश यादव जी ने भेजा था, लेकिन केंद्र ने ठुकराया, केंद्र ने वापस किया, बसपा के सुप्रीमो ने उस पर कहीं ना कहीं रोक लगवाया। और आज जब आप देख रहे होंगे कि प्रदेश सरकार चाहे केंद्र सरकार जब चाहे जो भी चीज़ सदन में पूरी तरह से नया कानून बना के तमाम चीज़ों को उन्होंने पास कर दिया। तो आरक्षण, ये निषादों का आरक्षण तो कुछ नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आरक्षण मिल जाता तो संजय निषाद जी की दुकान बंद हो जाती। इसलिए वो नहीं चाहते कि आरक्षण मिले। उनका आरक्षण एक चीज, उनको आरक्षण मिल चुका है, उनका बेटा दूसरी बार सांसद हो चुका, वो खुद एमएलसी हैं, दूसरे बेटे को उन्होंने टिकट दिलाया है। तो कहीं ना कहीं केवल अपने आरक्षण के पीछे भागते हैं, अपने लिए वो परिवारवाद की जो राजनीति करते हैं, केवल और केवल अपने लिए। समाज का किसी व्यक्ति को वो कहते हैं गठबंधन में हैं, उन्हें जो भी सीटें मिली हैं, अगर गठबंधन में हो, मैं चैलेंज करता हूं कि अगर वो अपनी पार्टी जो बना रखे थे उन्होंने, आज तो पार्टी का अस्तित्व भी नहीं उनकी, वो पूरी तरह से कहा जाए तो भाजपा में विलय हो चुका है, उसमें से किसी गरीब कार्यकर्ता को उठाकर वो चुनाव लड़ा देते, क्यों अपने बेटे को लड़ा रहे हैं। स्वर्गीय अखिलेश निषाद जो आरक्षण की लड़ाई में शहीद हुए, उनके पिताजी को चुनाव लड़ा देते। देखिए, आज वो आरक्षण की बात करते हैं, निषादों की बात करते हैं। अखिलेश निषाद जी की बहन को मैंने सुना है कि शायद कांग्रेस लड़ा रही है। तो वो ये काम तो संजय निषाद जी को करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। कि उन्हें केवल अपनी चिंता है, अपने बेटों की चिंता है, पत्नी की चिंता है, वो निषाद समाज के लिए कुछ नहीं करने वाले हैं। दूसरे अगले ही इसी सवाल पे आते हैं कि गोरखपुर ग्रामीण, कैंपियरगंज, पिपराइच, कौड़ीराम, इन सभी सीटों को संजय निषाद की वजह से एक कठिनाई के संकेत मिल रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है। संजय के समर्थक इन सीटों पर जीतने का दावा भी कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि ग्रामीण और पिपराइच में संजय निषाद का जैसे जादू चलेगा, इस तरह के दावे हो रहे हैं सोशल मीडिया पे। आप ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाइए, आप लोग सोशल मीडिया पे देख भी रहे होंगे, जो महिलाएं इनके बहकावे में आकर 4-4 दिन, 5-5 दिन, 500 किलोमीटर आरक्षण के लिए दूर दूर तक चली जाती थी महिलाएं, चाहे पुरुष, किसान, मजदूर, आज वो गाली देने गांव में तमाम वीडियोस वायरल हो रहे हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा। ये कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। इस बार हर समाज चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हटे और उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार आए। अगले सवाल पे आते हैं कि अगर आपको जनता चुनती है तो प्राथमिकताएं क्या होंगी? पिपराइच के लिए सबसे बड़ा काम आपके दिमाग में क्या है? देखिए, सबसे पहले तो पिपराइच के लिए सबसे बड़ा काम जो है, यहाँ के किसानों की चीनी मिल तो बन गया। चीनी मिल का जो मामला था, जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे, जब चीनी मिल की ज़मीन अधिग्रहित हुई थी, उस समय तय हुआ था कि जब मिल बनेगा तो सबसे पहले वहाँ के किसानों को, उनके परिवार को प्राथमिकता दी जाएगी उसमें नौकरी की योग्यता के अनुसार। लेकिन आज है क्या,
उसमें जो भी नौकरियां दी गई वो एडाक पे दी गई, आउटसोर्सिंग से कराई जा रही हैं, और एक विशेष जाति वर्ग और आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोग उसमें भरे पड़े हैं। कहीं से कोई किसान का बेटा, किसान का और कोई किसान उसमें काम नहीं कर रहा है। उसको सुधारने का काम करेंगे और प्रयास करेंगे कि यहाँ के नौजवानों को रोज़गार उसमें मिले, और भी रोज़गारों की पहल करके कुछ न कुछ नौजवानों को रोज़गार दिलाने का काम। पिपराइच कस्बे में जो क्रॉसिंग पे लगातार काफ़ी दिनों से मुद्दा है कि लगातार जाम की स्थिति रहती होगी, चुंगी चौराहे पर क्रॉसिंग जो है, उस जाम से निजात दिलाने के लिए अंडरपास या तो ओवरब्रिज बनवाकर जाम को ख़त्म कराने का काम करेंगे। ये हमारा। अगले सवाल पे आते हैं कि अखिलेश यादव ने कुछ खास संदेश देकर के आपको मैदान में उतारा है। किन मुद्दों पर आप चुनाव मैदान में हैं? देखिए, हम लोग का जो है माननीय अखिलेश यादव जी ने, हमारे नेता ने कहा है कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, सिंचाई मुफ्त करेंगे, समाजवादी पेंशन को जिन महिलाओं को मिलता था या नया भी करना पड़ा तो और ज़्यादा बढ़ाकर देने का काम करेंगे। आईटी सेक्टर में 22 लाख लोगों को नौकरी दी जा सकती है, और तमाम योजनाओं के तहत गांव का विकास, रोज़गार, किसानों को सहूलियत, उनके फसलों की उचित मूल्य आसानी से मिल जाए, इन सब पे काम करेंगे। इधर हाल फिलहाल में अखिलेश यादव जी से मुलाकात हुई थी? नहीं, अभी इधर तो मुलाकात नहीं हुई। हम लोग लगातार, उन्होंने कह दिया आप क्षेत्र में बने रहो, तो क्षेत्र में बने थे उनके निर्देशानुसार, और जब निर्देश होगा तो फिर मुलाकात भी होगी। बाकी बहुत सी बातें होती रहती हैं बीच बीच में जो हम लोग के अंडरस्टूड है। नहीं, वो तो ठीक है राजनीति के लिहाज से। एक बड़े सवाल पे आते हैं। ऐसा सवाल अखिलेश यादव से भी पूछा जा रहा है कि जब आपकी सरकार बनती है तो लॉ एंड ऑर्डर बड़ा ख़राब हो जाता है, ऐसा लोग कहते हैं, विपक्षी भी आरोप लगा रहे हैं। तो इस दिशा में भी आप लोग काम करेंगे अगर सरकार बनती है तो? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की बात भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। जहाँ किसी हाथरस की घटना आपको याद होगी, बेटी को, हाथरस की बेटी को पुलिस जबरियन मिट्टी का तेल डाल के जलाती है, परिवार को मिलने नहीं दिया जाता है। गोरखपुर में व्यापारी की हत्या कर दी जाती है, पुलिस के लोग हत्या करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। लॉ एंड ऑर्डर तो इनके राज्य में खराब हुआ है। माननीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे या नेताजी मुख्यमंत्री थे, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था अच्छी थी, कानून व्यवस्था अच्छी थी, लोग खुशहाल थे, सुरक्षित थे। लेकिन आज लॉ एंड ऑर्डर कहीं ना कहीं बिगड़ा हुआ कानून व्यवस्था। इनकी ठोको नीति जो चल रही है, ये केवल ठोको नीति, इससे अपराधी कहते हैं अपराधी भाग गए, अपराध बढ़े हैं। आप देख लीजिए गोरखपुर में कोई ऐसा सप्ताह नहीं जाता कि हत्याएं ना हो, बलात्कार ना हो, और ये कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर अच्छा नहीं। अच्छा इनका लॉ एंड ऑर्डर, वहीं कानून व्यवस्था लचर एकदम से है। अगले सवाल पे हम आते हैं कि समाजवादी पार्टी की लड़ाई सीधे सीधे तौर पे भाजपा से है, इसको आप कैसे लड़ेंगे? और आपकी भी सीट कम ही सही, लेकिन कुछ ऐसे काम गिनाए जा रहे हैं जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी पिपराइच की सीट को हावी होना चाहेगी। देखिए, जहाँ तक सवाल आप कर रहे हैं चुनाव जीतने की, जनता ने मन बना लिया है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनानी है। तो समाजवादी पार्टी को जनता, हर वर्ग जात के लोग समाजवादी पार्टी को वोट करने का मन बना चुके हैं, वो बदलने वाले नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी लोग चाहे जितना लालच दे लें, प्रोपेगेंडा फैला लें, झूठ बोल लें, वो इस बार उनका कुछ भी जुमला काम नहीं आने वाला है। सरकार बनेगी समाजवादी पार्टी की ही। लास्ट सवाल है कि जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे, पिपराइच की जनता से? मैं आपके माध्यम से पिपराइच की जनता से अपील करना चाहता हूं कि आप लोग पिछले समाजवादी पार्टी के कार्यों, स्वर्गीय पिताजी के संघर्षों को देखते हुए और इस महंगाई और इस सरकार के अत्याचार को देखते हुए, किसानों की परेशानी को देखते, नौजवानों बेरोजगारी को देखते हुए, कोरोना काल को देखते हुए, नोटबंदी को देखते हुए, इनके जुमलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश और पिपराइच में भारतीय जनता पार्टी को हटाने का कष्ट करें। हमारे साथ मौजूद थे सपा प्रत्याशी पिपराइच से अमरिंदर निषाद। इनकी बातों को आपने सुना। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।